नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 14 फरवरी 2022 है और ये है फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। आज के लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक एज वेल। दोस्तों, क्यूरियसली फॉरएवर के पॉडकास्ट मोटिवेशनल स्टोरीज, मोटिवेशनल कोट्स को हिंदी में एक्सप्लेन किया जाता है क्यूरियसली फॉरएवर के पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर। ये सभी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट पर अवेलेबल हैं। डू चेक देम आउट। आई एम श्योर आप बहुत ही इंस्पायर, मोटिवेटेड फील करेंगे आफ्टर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट्स। हमारी दो चैनल्स हैं, क्यूरियसली एजुकेशन, क्यूरियसली फॉर एवर। इन दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन और इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं LIC IPO के बारे में। सैटरडे भी हमने इस विषय पर बात की थी। अब इसके साथ जुड़ी हुई जो क्लैरिटी है वो दुनिया के सामने आ चुकी है। भारत सरकार ने फाइनली सिक्योरिटीज रेगुलेटर यानी कि सेबी में एक एप्लीकेशन दिया है एंड इट्स गोइंग टू बी अबाउट LIC का जो स्टेक है, 5% जितना जो स्टेक है LIC का, वो सरकार बेचने वाली है। दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इन द कंट्री। दूसरे देशों में हमने देखा था, जैसे सऊदी अरामको का जो IPO था और जो एंट ग्रुप हैं चाइना का, अलीबाबा वाला ग्रुप, तो उन्होंने भी अपना एक IPO लॉन्च किया था। तो हमारे देश की बात करें तो दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट। 65,000 करोड़ रुपीस जो हैं वो सरकार को इसमें से मिलने वाले हैं और 2 सालों से सरकार इसको प्रिपेयर कर रही थी। फाइनली LIC ने अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसको DRHP कहते हैं, ये फाइल किया है और इस DRHP में LIC ने यह कहा है कि वो 316 मिलियन शेयर्स को बेचने के लिए तैयार हैं। और इसी DRHP में जो LIC कंपनी है उसकी टोटल वैल्यू कितनी नापी है? 12.5 लाख करोड़ रुपीस। ये हमारे देश की सबसे बड़ी गवर्नमेंट की कंपनी है। SBI से भी बड़ी है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से भी बड़ी है LIC। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। एक छोटा सा टॉपिक है, इजी टू अंडरस्टैंड है। EV, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। अब हम श्योर आपने बहुत सारी EV कार्स को रोड पर देखा होगा। अगर आप बड़े शहर में रहते हैं तो आपके शहर में इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। आप में से कुछ लोगों के पास शायद इलेक्ट्रॉनिक मोपेड भी हो सकता है। तो EVs आर द फ्यूचर एज वी ऑल नो। अब नीति आयोग के जो CEO हैं अमिताभ कांत साहब, उन्होंने ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो EV को बूस्ट कर रही है और उसको पुश कर रही है। इसी के साथ साथ बड़े बड़े राज्य जैसे कि महाराष्ट्र हैं, उत्तर प्रदेश है, तो इन्होंने भी अपनी EV पॉलिसी जो है, नीतियों को फॉर्मुलेट किया है और वो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करने लगे हैं। खास करके बसेस की अगर बात करें तो अमिताभ कांत साहब ने ये बताया कि जो बसेस हैं दे आर लो हैंगिंग फ्रूट्स, यानी कि सबसे इजीली EV की बात करें तो सबसे इजीली अगर हम कुछ कर सकते हैं इसमें तो ये है कि हमारे शहरों में जो सिटी बसेस हैं, जो BRTS हैं, सिटी बसेस हैं, तो इनको हम EVs में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जाएगा वैसे वैसे जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो भी EV की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। 2030 तक आंध्र प्रदेश जो है वो अपनी सारी बसेस को EV में कन्वर्ट कर देगा। तेलंगाना ने यह टारगेट रखा है कि 2025 तक 40% जितनी अपनी बसेस को EV में ट्रांसफर कर देगा। और बेस्ट यानी कि जो मुंबई की जो म्यूनसिपालिटी है, तो उन्होंने यह तय किया है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है मुंबई का, तो वो 2030 तक सभी बसेस को EV में कन्वर्ट कर देंगे। मैं इस फ्यूचर के बारे में सोच रहा था कि एक शहर से X से Y अगर आप जाना चाहते तो अभी जो डीजल वाली बसेस चलती हैं, बड़ी बड़ी मर्सिडीज और स्कैनिया और दूसरी बसेस, वॉल्वो एक्सेट्रा, तो ये जब EV हो जाएगी तो अभी लेट्स से मैं राजकोट में रहता हूँ, तो राजकोट से अहमदाबाद अगर आपको जाना है तो यू हैव टू पे समवेयर अराउंड 500 रुपीज़। एक ऐसी जो बस है वोल्वो, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं, एयर सस्पेंशन है, अच्छी ब्रेक्स है, ये वाली जो बस है, तो समवेयर अराउंड 500 आपको पे करने पड़ते हैं। जब EV हो जाएगी ये बसेस, या तो बैटरी रिप्लेस हो जाएगी या फिर बड़ी बैटरीज आएगी जो डायरेक्टली एक साथ इतने लोगों को, यहाँ राजकोट से अहमदाबाद जो लगभग 225 230 किलोमीटर जितना डिस्टेंस है, तो इतना कवर करने के लिए जस्ट इमेजिन कि अगर आपको
सिर्फ 150-200 रुपीज़ देने पड़ेंगे, तो कितने सारे लोग जो हैं वो कार में जाना बंद कर देंगे और दे विल यूज़ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बस, क्योंकि बहुत ही चीप है। आना जाना जो है 500 रुपीज़ में आप वहाँ से यहाँ पर आ भी जाएंगे। और फिर फ्यूचर में अगर बसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं तो सरकार इस बारे में भी सोच सकती हैं कि बसेस के लिए अलग से एक रोड बनाया जा सकता है, कि नॉर्मल व्हीकल्स के लिए अलग रोड और बसेस के लिए बस लाइन जो है वो अलग से बनाई जा सकती है। ऐसा भी कुछ किया जा सकता है, ताकि जस्ट इमेजिन कि एक साथ 15-20 बस जो हैं वो लाइन में जा रही हैं, डिस्टेंस है दोनों के बीच में, एवरी 15 मिनट्स अगर बसेस निकलेगी तो जस्ट इमेजिन कितने सारे लोग जो हैं वो एक साथ एक शहर से दूसरे शहर जो हैं वो जा पाएंगे, और वो भी इको फ्रेंडली तरीके से। तो ये फ्यूचर भी अब दूर नहीं है। फिर जब ईवीज यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, व्हेन आई से ईवीज आई मीन टू से कार्स, जब आ जाएगी, इतनी ज़्यादा कार्स हो जाएगी, तो इट विल बिकम मच मोर ईजियर फॉर ऑल ऑफ अस टू ट्रैवल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा कर रहे हैं इट शुड कम फ्रॉम ग्रीन सोर्स, या सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी या फिर कोई न्यूक्लियर एनर्जी, जो ग्रीन सोर्सेज है वहाँ से हमें इनको पैदा करना पड़ेगा। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स का ये एक एडिटोरियल है, इट्स अबाउट कैपिटल गेन्स टैक्स रेजीम। हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज साहब ने बहुत सही बात बताई है कि जो कैपिटल गेन्स टैक्स रेजीम है, यानी कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हमें रिन्यू करने की आवश्यकता है। अभी क्या है कि कैपिटल गेन्स जो होते हैं, अब सबसे पहले तो मैं आपको यह समझा दूं कि व्हाट इज कैपिटल गेन। मान लीजिए कि आपने पैसे इन्वेस्ट किए, आपने ज़मीन खरीदी, 10 लाख रुपए की ज़मीन आपने खरीदी। अब 2 सालों के बाद, या लेट्स से 6 महीने के बाद, 2 साल भी नहीं 6 महीने के बाद, ये ज़मीन जो है इसकी मार्केट वैल्यू हो गई 15 लाख। तो आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए थे, इसकी कीमत हो गई 15 लाख, आपको कोई बायर मिल गया, आपने इसको बेच दी, तो आपको 5 लाख रुपए का, जो हम नॉर्मली कहते हैं प्रॉफिट, लेकिन क्योंकि ये एसेट थी, आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो इसका राइट वर्ड प्रॉफिट नहीं है, टेक्निकली इट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। तो 5 लाख का कैपिटल गेन हुआ आपको। अब अगर आप ये 15 लाख रुपए फिर से जमीन खरीदने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फिर आपको लगता है लेट्स से कि आप देखते हैं ना एज एन इन्वेस्टर के, क्या मैं गोल्ड खरीदूं, क्या मैं शेयर्स खरीदूं, क्या मैं फिर से जमीन खरीदूं, क्या करना चाहिए मुझे। तो आप सोचते हैं कि चलो ये 15 लाख जो है, तो इसमें से 5 लाख में गोल्ड, 5 लाख शेयर और 5 लाख की जमीन में खरीद लेता हूं। तो फिर से आपने ये 15 लाख इन्वेस्ट किए, और फिर ये पैसे जो हैं वो ऑल राउंड आपने ये 15 लाख इन्वेस्ट किए थे, ये हो गया 20 लाख रुपए। तो ऐसे आपकी एसेट जो है बढ़ती जाएगी, आप पैसा इन्वेस्ट करते जाएंगे। ऐसा होना चाहिए, इसमें आइडियल सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में क्या है पता है, कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो फिर आप अलग से टैक्स पे करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको अलग से टैक्स पे किया जाएगा। आपको जो मैंने 5 लाख वाला एग्जांपल दिया, आपका 5 लाख कैपिटल गेन हुआ, तो इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए, और यही बात तरुण बजाज साहब ने बताई है कि हमारे देश में एक तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, एसटीटी, ऊपर से आपको जो आपने एसेट्स खरीदी हैं, तो टैक्सेबल इनकम से भी एसेट खरीदी है और उसमें गेन होता है तो भी आपको कैपिटल गेन पे करना पड़ता है। तो इसकी वजह से ब्लैक में पैसे और ये सारी चीज़ें बहुत होती रहती है हमारे देश में। तो अब सरकार जो है वो ऐसा कर सकती है कि अब अगर आप कैपिटल गेन हासिल करते हैं, और अब ये पैसे, जो गोल्ड वाला एग्जांपल दिया मैंने आपको, 3 एग्जांपल्स के, गोल्ड में, शेयर में या फिर लैंड में, या फिर आप किसी भी एक में भी अगर वापस से इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स जो है वो नहीं लगना चाहिए। और ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी कि पैसे जो हैं लोग और ज्यादा मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, अपने पास नहीं रखेंगे, तिजोरियों में नहीं रखेंगे, ये पैसे जो हैं वो मार्केट में रहेंगे। तो इसका रोल जो है, पैसों का रोल, यानी कि ये एक प्रकार से पैसे जो हैं वो मार्केट में सप्लाई होते रहेंगे, घूमते रहेंगे। तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। एक व्यक्ति जो है अपना घर बेचता है और फिर वो घर के जो भी पैसे आते हैं वो किसी भी क्षेत्र में इन्वेस्ट करता है, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। हाँ, जब आप फाइनली अपना जो भी कैपिटल गेन है, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का गोल्ड लिया था, 5 की जमीन और 5 का आपने 5 लाख रुपए के शेयर्स लिए थे,
तो अगर आप ये सोचते हैं कि चलो मैं गोल्ड के जो पैसे हैं, गोल्ड में आपने 5 लाख इन्वेस्ट किए थे, आपको मिले हैं 7 लाख टोटल, तो 2 लाख का आपका कैपिटल गेन हो गया। तो अब अगर आप ये कैश कर लेना चाहते हैं, तो फाइनल आपने डिसीजन ले लिया कि चलो मुझे ये कैश करवा लेने हैं, मुझे अपने बैंक में चाहिए पैसे, तब आप ये 2 लाख के ऊपर कैपिटल गेन पे करें, तो दैट इज लॉजिकल थिंग। लेकिन हर एक ट्रांजेक्शन्स के ऊपर अगर आपको टैक्स पे करना है, तो ये चीज़ जो है वो इकोनॉमी के लिए भी अच्छी नहीं है और टैक्स बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। तो अब ये रोल ओवर फैसिलिटी देने की बात है। रोल ओवर यानी कि आप किसी भी एक एसेट के पैसे जो हैं वो दूसरे एसेट्स में ट्रांसफ़र कर दीजिए और आपको कैपिटल गेन जो है वो नहीं लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। तो ये एक अच्छा डिसीजन लेने की तरफ सरकार जो है वो सोच रही है। मेरे हिसाब से यही चीज़ होनी चाहिए, इससे इन्वेस्टमेंट जो है उसको बूस्ट मिलेगा। एक छोटी सी येट इम्पोर्टेंट खबर है, चाइनीज़ ऐप्स को फिर से बैन किया गया है। मेइटी यानी कि हमारी जो आईटी मिनिस्ट्री है, उसने 54 चाइनीज़ ऐप्स को आइडेंटिफाई किया है और इनको बैन किया है, क्योंकि मेइटी का कहना यह है, भारत सरकार का कहना यह है कि ये ऐप्स जो हैं वो हमारे देश की प्राइवेसी और हमारे देश के लोगों की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आप जानते होंगे कि ये जो बड़ी बड़ी चाइनीज़ कंपनी हैं, टेंसेंट, अलीबाबा और नेट ईजी, ये अलग अलग कंपनीज के ऐप्स को भारत सरकार ने बैन किया था। फिर यही कंपनीज ने अपने उन्हीं पुराने ऐप्स को भारत में नए नामों से लॉन्च किया और अब इनको आइडेंटिफाई किया गया है। तो मेइटी के पास ये पावर्स हैं। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में सेक्शन 69A है और इसी सेक्शन 69 में जो लिखा गया है, ये जो सेक्शन है, इसमें ये पावर्स हैं मेइटी को कि वो चाहे उसके ऊपर अगर लगता है कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी का ब्रीच हो रहा है तो वो फिर के ऊपर बैन लगा सकती हैं। तो अब देखिए, 224 एप्स वर बैंड बाय द गवर्नमेंट सिंस जून 2020। टोटल 224 किए थे, बीच में भी कुछ किए थे और लेटेस्ट ये है कि 54 और एप्स को बैन किया गया है। सिटीजन सर्विसेज वाया व्हाट्सएप, ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड आपको आर्टिकल मीन्स टॉपिक लगेगा और है भी। मैं जब ये आर्टिकल पढ़ रहा था तो मुझे एक बात याद आ गई। आज से लगभग 7-8 साल पहले की बात है। इटली या फिर स्पेन, दोनों में से एक देश, आई थिंक इट इज स्पेन। स्पेन में ऐसा हुआ था कि वहाँ की जो एक लोकल बॉडी है, जैसे कि हमारे यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटी है, तो वैसे ही वहाँ के एक छोटे से टाउन की म्यूनिसिपैलिटी ने ये स्टार्ट किया था कि अगर आपकी कोई कंप्लेन है, कोई इश्यू है, तो आप ट्विटर पर हमें दे सकते हैं। और उस टाइम पर जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा, मैं बात कर रहा हूँ 7-8 साल पहले की बात है, ये 2013 की बात है। तो ये जब मैंने आर्टिकल पढ़ा तो उस टाइम पर मुझे लगा कि यार ऐसा कोई फ्यूचर आएगा जब ज़्यादातर चीज़ें या फिर सभी चीज़ें जो हैं वो डिजिटल हो जाएगी। हमारे देश में आपके घर के आसपास कचरा है या फिर आपके घर के आसपास कोई जानवर मर गया है या फिर कोई दूसरे इश्यूज हैं, गटर ओवरफ्लो हो रही हैं, तो आज भी हमें ईमेल करना पड़ता है और या तो आप फ़ोन करके कंप्लेन लिखवाइए। अब उस व्यक्ति ने कंप्लेन ली आपकी नहीं ली, ये भी एक हमेशा वो रहता है और इश्यूज भी होते हैं, किसने कब कंप्लेन लिखवाई थी। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हर रोज़ अलग अलग शहरों में होते रहते हैं। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे ईजी टू यूज़ एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करें जैसे कि व्हाट्सएप, नाउ हमारे देश में अब देख लीजिए 70 मिलियन यूज़र्स हैं व्हाट्सएप के सबसे ज़्यादा यूज़र अगर किसी देश में है तो वो हमारे देश में है। और जनरली जिनके पास स्मार्टफोन है वो मोस्ट ऑफ द पीपल राइट दे यूज़ व्हाट्सएप। तो अगर ये सिटीजन के साथ जुड़ी हुई सर्विसेज को व्हाट्सएप के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स डिलीवर करें तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा, लोगों के लिए भी ईजी हो जाएगा, गवर्नमेंट के लिए भी ईजी हो जाएगा। इसमें वैक्सीनेशन को बुक करना, अपने कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड करना, जो वेस्ट बंगाल सरकार है तो उनका चैटबॉट है सिटीजन्स के लिए, किसानों के लिए, जो जिसमें किसान जो है राशन कार्ड्स के साथ जुड़ी हुई कोई कंप्लेंट्स हैं तो वो कर सकते हैं, राशन कार्ड्स के साथ जुड़ी हुई सर्विसेज। फिर जो चावल हैं तो उसकी क्या प्राइस चल रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस चैटबॉट से यूज़ कर सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर विमेन फॉर एक्सपेक्टेंट मदर्स जो हैं, ये 24/7 हेल्पलाइन जो है ये भी व्हाट्सएप पर अवेलेबल हैं। और इसके अलावा दूसरी भी ऐसी फैसिलिटीज़ जैसे कि
मुंबई की बात करें तो मुंबई की बहुत सारी जो माई बीएमसी असिस्ट हैं, तो ये मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है, जिससे सिटीजन्स और टूरिस्ट को मुंबई के साथ जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो अब ये ज़माना भी आ गया है और देखिए धीरे धीरे इसी ज़माने में हम सबको काम करना है। इसी क्षेत्र मीन्स ये सारे इजी टू यूज़ एप्लीकेशंस का इस्तेमाल हम गवर्नमेंट सर्विस के लिए करने लगेंगे तो एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त बदलाव भी देखने को मिलेगा। अब देखिए भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो ये देखने को मिलता है कि जब राजा महाराजा बाहर निकलते थे तो लोग उनको देखने के लिए इकट्ठा होते थे। अब धीरे धीरे वो सारी चीज़ें जो हैं वो चली गई हैं। अब सीएम शायद निकले, पीएम निकले तो शायद लोग बाहर निकलेंगे, प्रेसिडेंट निकले तो देखने के लिए निकलेंगे, मतलब दूसरे ऐसे जो भी इम्पोर्टेंट वीआईपी लोग हैं आते जाते रहते हैं तो लोग अपने अपने काम में बिजी रहे, क्योंकि अब अवेयरनेस बढ़ गई है, लोग समझने लगे कि हम अपना काम करें, वो अपना काम कर रहे हैं। और सर्विसेज अगर आपको ना मिले तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर देंगे तो वहाँ के एमएलए एमपी जो हैं उनको आपको आंसर देना पड़ेगा, वो ज़माना आ चुका है। तो ऐसी सर्विसेज जितनी इजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म पर आएगी उतना ही लोगों का एम्पावरमेंट होगा और हमारा देश और ज़्यादा मैच्योर होगा। तो दिस इज़ ए गुड स्टार्ट आई वुड से, या फिर गुड डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। इससे पहले जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था उसका आंसर है 4%, और एक नया प्रश्न है आपके लिए। किसने ये कहा था कि क्रिप्टो करेंसीज जो हैं ये हमारे देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक खतरा है? तो 4 ऑप्शंस हैं, सोनिया गांधी, शक्तिकांता दास, निर्मला सीतारमन जी या फिर मनमोहन सिंह जी। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, हमारी दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड शेयर दिस लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स। आई विल सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।